मतभेद ही रहा है कांग्रेस के भीतर उनकी शक्ति। और इसके लिए सबूत मैं आपको इस पॉडकास्ट में पेश करने वाला हूँ। नमस्कार। सन 1888 में जबकि कांग्रेस का उम्र मात्र 3 साल का था, तो तब बदरुद्दीन तैयब जी को नियुक्त किया गया कि सन 1888 के प्रेसिडेंट आप ही बनेंगे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की रहनुमाई में इतने मुसलमानों ने फूट पड़े बदरुद्दीन तैयब जी पर कि बदरुद्दीन जी ने कहा, सारे जो आला कमांड था उस समय, कि खुदा के वास्ते आप ये एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस को रोक कर उसको हर 5 साल चलाइए। और उनको बताया गया था कि हमने आपको नियुक्त किया है और आप निडर रहकर आप इस सेशन को तो कम से कम चलाइए। वहाँ से शुरू होता है कांग्रेस के भीतर मतभेद। आइए दशक 1890 को, वहाँ 3 महान लीडर आए थे महाराष्ट्र में। एक के नाम थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत ही मशहूर रहे हैं और हर हिंदुस्तानी के दिल में हैं। लेकिन उनके खिलाफ थे 2 और महाराष्ट्र, एक अर्थशास्त्रिक जिनका नाम था MG राराडे और दूसरे मिस्टर गोखले। और इनके बारे में बताया जाता था कि गोखले जी का जो गुट है वो है मॉडरेट, और जो बाल गंगाधर का गुट है वो है एक्सट्रीमिस्ट। और सन 1907 में सूरत में कांग्रेस की मीटिंग हुई और इतना मतभेद रहा इन दोनों के बीच में कि दंगा फसाद के माहौल में कांग्रेस 2 हो गई। एक तरफ मॉडरेट्स, एक तरफ क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन जबकि महात्मा गांधी हिंदुस्तान लौटे सन 1915 में जनवरी महीने में, तो तब उन्होंने कहा कि गोखले ही मेरे गुरु हैं। और वहाँ से लगा बाल गंगाधर तिलक को खास कि ये कौन है जो दक्षिण अफ्रीका से आया है और हमें बता रहा है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं और कि मात्र गोखले जी एक मॉडरेट हैं। उसी समय एक और मशहूर गुजरात के कांग्रेसिया जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि वो स्वागत का भाषण वो दें जबकि गांधी जी हिंदुस्तान पहुँचे। जिन्ना साहब ने अपनी भाषण शानदार अंग्रेज़ी में बताया और गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम भी एक गुजराती हो, मैं भी एक गुजराती हूँ, ये सारा रिसेप्शन तो गुजराती समाज की तरफ से है, तो आप क्यों नहीं गुजराती बोलते। और कारण था कि जिन्ना साहब अपनी गुजराती भूल चुके थे। तो वहाँ से मतभेद शुरू हुआ गांधी और जिन्ना के बीच में। और फिर आगे जाकर जबकि तिलक साहब को मैंडले भेजा गया, जहाँ की उनको 6 साल रहना पड़ा, और वापसी पर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो तब ही गांधी जी उठकर आए कांग्रेस पार्टी में। तो गांधी जी उस समय डिसिडेंट थे, वो ही मतभेद छेड़ने वाले थे। लेकिन शुक्र है कि जलियांवाला बाग के बाद सबने इसको स्वीकार किया कि कांग्रेस के सही रहनुमा महात्मा गांधी ही हो सकते हैं। और फिर 1920 नागपुर में इतना दंगा फसाद हुआ, जबकि जिन्ना साहब बोल रहे थे कि जिन्ना साहब को और कोई चारा नहीं रहा सिवाय ट्रेन पकड़कर बॉम्बे लौटने का। और वहाँ से शुरू होता है पार्टीशन की कहानी। 1927 में जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ यूरोप गए, और वहाँ एक निमंत्रण उनको मिला कि कांग्रेस की तरफ से आप कृपया द कांग्रेस ऑफ ऑपरेशन नेशनैलिटीज़ के जो सम्मेलन हो रहा था ब्रसल्स में, उसमें जाकर वो शामिल हों। उसमें शामिल होने के बाद और 1 हफ्ता का दौरा वहाँ सोवियत संघ में करने के बाद पंडित जी हिंदुस्तान को लौट आए ये कहते हुए कि पूर्ण स्वराज की आवश्यकता है। और क्योंकि उन्होंने
एक रेजोल्यूशन पास करवाया गांधी जी की गैर मौजूदगी में मद्रास के सेशन 1927 में। गांधी जी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने जवाहरलाल को एक चिट्ठी लिखी जो कि इतना क्या कहते हैं बिटर था, खड़क था, कि उसको उससे ज़्यादा जो चिट्ठी मुझको मिली थी सोनिया गांधी से, शायद वो ही मुकाबला रख सकता है। और अपने घर में खलीकुज़्ज़मा अपना किताब पाथवे टू पाकिस्तान में कहते हैं कि वो अक्सर इलाहाबाद के आनंद भवन जाते थे, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस के लखनऊ शहर के प्रेसिडेंट वो थे। और वो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल था वहाँ भोजन करने का, क्योंकि पिता और बेटे के बीच में इतने गौर किस्म के मतभेद थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए या कि पूर्ण स्वराज, कि वहाँ भोजन करना मुश्किल हो गया है। तो कांग्रेस में माँ बेटे, बाप बेटे और गुरु शिक्षक, इन सब के बीच में मतभेद होते हैं और यही कारण है। और फिर मजाक उड़ाना। सरोजिनी नायडू, जिनको कि कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था 1925 में, हंसते हंसते उन्होंने कहा कि ये गांधी जी के लिए हमें पूरा 3rd क्लास का कोच बुक करना पड़ता है सुरक्षा के लिहाज से, और कि वो चाहते हैं कि आमंड्स, हाँ आमंड्स और पिस्ताशियो ही खाएंगे, लेकिन वो तो उस ज़माने में हिंदुस्तान में नहीं मिलता था, तो उसका आयात करना पड़ता था, दाम बहुत होता था। और फिर वो कहते थे कि हम बकरे की दूध ही पिएंगे। अब कहाँ से जाकर कहाँ बकरे को आप खड़ा करवाओगे। तो हंसते हंसते उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहुत खर्चा करना पड़ता है गांधी जी को गर्भत में रखने के लिए। ये भी स्वीकार हो गया। ऐसी चीज़ आप कह सकते थे तब। 1931 में जेल से जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी जो कि दूसरे जेल में थे, उनको चिट्ठी लिखते हैं कि सप्रू और मेरे जैसे नास्तिकों के लिए बहुत ही आसान है कि हम सहनशीलता जताएं मुसलमानों की तरफ, लेकिन आप महात्मा, बापू उनको कहते थे, बापू आप तो एक कट्टर हिंदू हैं और आप इतना प्यार करते हैं ईसाई को और मुसलमान को कि आपने कहा है कि भगवत गीता में वही चीज़ लिखी है जो कि सरमन ऑन द माउंट में लिखा है और जो कि कुरान शरीफ में लिखा है। ऐसे गज़ब के आदमी थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस, वो बहुत नाराज़ हुए सन 1928 में, जबकि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और गांधी जी ने नियुक्त किया कि अगला प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। तो अंग्रेज़ी ने उन्होंने मजाक उड़ाया कि द कांग्रेस इज़ रन बाय द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट। अब इस किस्म की चीज़ कांग्रेसिया, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसिया हैं, उनको कहने की इजाज़त थी। फिर आप देखिए कि बहुत मतभेद थे कांग्रेसियों जो कि सेक्युलर थे और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय के साथ। लेकिन कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है कि जो सेक्युलर कांग्रेसमैन हैं कि वो स्वीकार करें जो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय और भी कहें तो M.R. जयकर, वो जो कहते हैं उनको छूट दीजिए कि वो कहें जो उनको कहना है। आप जो बात रखना चाहते हैं आप रखिए, और कांग्रेस सबका धर्मशाला है। यही से तो हम इतने बड़े एक मूवमेंट बने, एक अभियान बने कि अंग्रेज़ों को और कोई रास्ता नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा सिवाय भारत को मुकम्मल तौर पर स्वराज देने का। फिर हम आते हैं 1927-38 को। 1937 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और वो चाहते थे कि सन 1938 में भी वो दोबारा कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। गांधी जी ने कहा कि ये सही नहीं है, तो बोस चिढ़ गए और उन्होंने कहा ज़िद्दी से कि मैं खड़ा हूँगा
और वो जीत गए। तो क्या कहा, क्या किया गांधी जी ने? उन्होंने एक्सपल्शन ऑर्डर नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने कहा कि सारे जो मेरे समर्थक हैं कार्यकारिणी कमेटी में, वो अपना इस्तीफ़ा देंगे और आप इन सब के बिना कांग्रेस को चलाइए। और बोस ये जानकर कि वो कभी बिना इन लीडरान को अपने साथ ले जाने का वो कांग्रेस को नहीं चला सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूँ। वो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट बने और फिर अंग्रेज़ों ने जबकि उनको कैद किया एल्गिन रोड कलकत्ता में, तो एक मुसलमान का वेश डालकर पूरे हिंदुस्तान को पार करके मुसलमानों के मदद से वो अफ़गानिस्तान पहुँचे और एक अफ़गानिस्तान के मुसलमान के ज़रिए ही वो सोवियत संघ द्वारा बर्लिन पहुँच पाए और वहाँ से हिटलर को मुतमईन करके वो सबमरीन में मेडिटरेनियन को पार करके, इंडियन ओशन को पार करके, पैसिफिक ओशन में पहुंचकर वो वहाँ टोक्यो पहुँचे। और वहाँ एक और कांग्रेसिया मिला, रश बिहारी बोस, जिन्होंने कि एक बम फेंका था सन 15 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, जो कि उस ज़माने के हमारे वाइसरॉय थे और गवर्नर जनरल थे। और वो क्योंकि वो हिंसा में विश्वास रखते थे और कांग्रेस के महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा की ज़रूरत है, तो वो चले गए, किसी ने उनको रोका नहीं। तो अलग अलग तरीके हैं ये करने के लिए। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि यदि जवाहरलाल नेहरू, भारत जो स्वराज था, जो आज़ाद था, आज़ाद हिंद के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बनाया, और यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो मुझको, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि उन्हीं को राष्ट्रपति बनाते। और जबकि उन्होंने ये काम किया कि जवाहरलाल को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो किसी ने हैरियत के साथ गांधी जी से कहा, लेकिन जवाहरलाल तो आपसे मतभेद रखते हैं। और गांधी जी का जवाब रहा कि जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तब आप देखेंगे कि मेरी ही आवाज़ में जवाहर बोलेगा। ऐसा ही मतभेद का जवाब दिया जाता है। एक ही बार कांग्रेस हारी, और वो था जबकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया और ऐसा माहौल किया कि जो भी उनके साथ मतभेद रखते थे उनको कांग्रेस में रहने की इजाज़त नहीं रही। इजाज़त नहीं रही, लेकिन इंदिरा गांधी हार गई, कांग्रेस हार गई, और इंदिरा गांधी खुद रायबरेली में हार गई और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी में हार गए। तो जबकि आप मतभेद को रोकते हो तब हार का सामना करना पड़ता है। जबकि राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री तो अरुण नेहरू ने बगावत की, आरिफ मोहम्मद खान ने किया, वीपी सिंह ने किया, और इन तीनों में से किसी को भी कांग्रेस से नहीं निकाला। तीनों के तीन राजीनामा कर वो कांग्रेस के बाहर गए। तो जो सबक आज के दिन जो आला कमांड है उनको समझनी चाहिए, वो ये है कि जब भी कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद रहा है तभी कांग्रेस की जीत रही है। और जबकि आप कांग्रेसिया के मुंह बंद करते हो और अपना ही खुद जय जयकार करते हो, तब हार ही आपके तकदीर में लिखा है। जीतना हो तो कांग्रेस को सहना चाहिए कि मेरे जैसे कांग्रेसिया इस पार्टी में हैं और कि हम इस कांग्रेस का बल है, हम कांग्रेस को बलहीन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते हो कि मेरी आवाज़ सुने, तो ठीक है, कांग्रेस के बाहर बहुत है जो कि समझते हैं कि मेरी आवाज़ बुलंद रहे। नमस्कार, जय हिंद।